अस्सलाम वालेकुम। हर्निएटेड डिस्क, जिसे स्लिप डिस्क या डिस्क स्लिप भी कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पोर्शन होता है जिसे वर्टेब्रल डिस्क कहा जाता है, वो डैमेज हो जाता है किसी वजह से, या हम कह सकते हैं रप्चर हो जाता है या पंचर हो जाता है। सो इस कंडीशन के बाद हमें सिम्टम्स क्या ज़ाहिर होते हैं, काजेज़, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट पहले समझते हैं कि हर्निएटेड डिस्क डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या है, ये वर्टेब्रल डिस्क कहाँ पर मौजूद होती है और ये क्यों रप्चर होती है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पोर्शन ड्रा कर रखा है हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका। वर्टेब्रल कॉलम को हम बैकबोन या स्पाइन या रीढ़ की हड्डी डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है। सो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको फर्दर 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जो वाला सेक्शन गर्दन में मौजूद होता है, यानी बैक साइड पर गर्दन के यहाँ पर जो रीजन मौजूद होता है, इसे सर्विकल वर्टिब्री कहा जाता है। फिर वर्टेब्रल कॉलम का वो वाला पोर्शन जो चेस्ट रीजन में मौजूद होता है उसे थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है। जो बैक रीजन में मौजूद होता है उसे लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। फिर उसके नीचे जो 2 रीजन होते हैं वो जॉइंट फ्यूज्ड होते हैं, उनमें ये वाला रीजन लेट से ये आपकी हिप बोन के अंदर मौजूद होता है, ये वाला कहलाता है सैक्रम, और फिर टेल बोन आ जाती है जिसे कॉक्साई कहा जाता है। सो यहाँ पर इसका मतलब है जो वाला पोर्शन मैंने ड्रा कर रखा है इसे लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। और आपने याद रखना है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और हर हड्डी के दरमियान एक कुशनिंग एजेंट मौजूद होता है, कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है और इस स्ट्रक्चर को वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। और हर्निएटेड डिस्क के अंदर यही वाला पोर्शन डैमेज होता है। अच्छा, इस पोर्शन का फंक्शन क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम को एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसकी मदद से हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। हमारी बैकबोन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरा ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है, जिससे हम मूव कर सकते हैं और वज़न उठा सकते हैं। ये सारा शॉक एब्जॉर्बिंग प्रेस होके फ्लेक्सिबिलिटी और शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रहा होता है, ये वर्टिब्रल डिस्क वाला पोर्शन। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब है कि हर्निएटेड डिस्क के अंदर ये जो वर्टिब्रल डिस्क वाला पोर्शन है जो हर वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद है, ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, इसके दरमियान ये वाला रीजन मौजूद है, ये ब्लू कलर में मैंने ड्रा कर रखा है। ये रीजन किसी वजह से डैमेज हो जाता है। सो जब ये डैमेज होगा तो इस कंडीशन को हम हर्निएटेड या स्लिप डिस्क बोलेंगे। क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वर्टिब्रल कॉलम में 2 जगहों पर अकर होती है। एक तो लंबर वर्टिब्री के अंदर और दूसरी सर्विकल वर्टिब्री के अंदर, यानी गर्दन के अंदर और बैक के अंदर। इसकी वजह यह है कि गर्दन वाला रीजन वाली जो रीढ़ की हड्डी है इसे हम ज़्यादा मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बैक वाला जो रीजन है यानी लंबर रीजन, जहाँ पर ज़्यादा वज़न उठाया होता है पूरी बॉडी का, इसकी वजह से अगर हम कोई इम्बैलेंस तरीके से कोई वज़न उठाएंगे तो यहाँ पर ज़ोर पड़ने की वजह से ये डिस्क रप्चर हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसके अलावा विद एज जब आप बूढ़े होते जाते हैं तो यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद रप्चर होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर इस पोर्शन को हम ऐसे काटते हैं और फ्रंट से देखते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं इस एक वर्टिब्री और ये वर्टिब्रल डिस्क का, ठीक है। सो यहाँ पर काट कर इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये वर्टिब्रल डिस्क है। वर्टिब्रल डिस्क फर्दर इस तरीके से आपको नज़र आएगी। इसमें एक आउटर पोर्शन होगा जिसे डिस्क एनुलस कहा जाता है। ये फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है और इस पोर्शन के अंदर वेरी थिक लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। बहुत घना सा लिक्विड मौजूद होता है और ये लिक्विड क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है। और ये एनुलस क्या कर रहा होता है, इस लिक्विड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है सारी तरफ से, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी वजह से जब ज़्यादा वज़न पड़ जाता है तो ये लिक्विड बाहर को निकलने की कोशिश करता है और ये एनुलस वाला पोर्शन किसी वजह से डैमेज हो जाता है और ये लिक्विड इस तरीके से बाहर को पुश करने की कोशिश करता है। और जब ये बाहर को पुश करने की कोशिश करता है तो ये वर्टिब्री हड्डी वाला पोर्शन आता है। और आप जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम में हमारी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, इस तरीके से पूरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर रन कर रही होती है, राइट। सो स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स भी निकल रही होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिस्क एनुलस इस तरीके से बल्ज बनाकर बाहर को निकल रहा है और ये स्पाइनल नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। सो जब ये स्पाइनल नर्व के ऊपर ये वाला रप्चर डिस्क वाला पोर्शन प्रेशर डालेगा तो हमें सख्त पेन महसूस होती है, ठीक है। और फिर ये नर्व दबने की वजह से जिस रीजन में भी ये नर्व जा रही होती है वहाँ पर सेंसेशन ख़त्म होने वाले सिम्टम्स हमें ज़ाहिर होने लगते हैं, ठीक है। सो इसका ये नुकसान होता है और फिर हम मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते। सो यहाँ पर ये आ गई हमारी वर्टेब्रा यानी हड्डी,
ठीक है। फिर हड्डी के ऊपर ये कुशनिंग मौजूद है जो यहाँ पर आपको सही तरीके से नज़र आएगी, इस तरीके से मौजूद होती है। इसे वर्टेब्रल डिस्क कहा जाता है, जो फर्दर डिस्क एनुलस और न्यूक्लियस पल्पोसस से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है वो लिक्विड पोर्शन होता है, थिक लिक्विड होता है, विस्कस सा, और ये वाला फाइब्रस पोर्शन होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है इस लिक्विड को। ये दोनों पोर्शंस मिलकर क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि प्रोटेक्टेड होती है वर्टेब्रल डिस्क में हड्डी वाले पोर्शन में, और इससे स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं सेंसेशन वगैरह लेकर और सिग्नल्स वगैरह रिसीव करती हैं। ठीक है। सो डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया और हमने देख लिया कि जब डिस्क हर्निएटेड डिस्क में डिस्क रप्चर होने की कोशिश करती है तो नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है। सो इससे जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं थोड़े से तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर हम देखते हैं लेट्स से सिम्टम्स में आर्म और लेग पेन, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर आपके गर्दन वाले रीजन में होगी हर्निएटेड डिस्क, या फिर बैक वाले रीजन में होगी। सो गर्दन वाले रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो बाजुओं में जा रही होती हैं, सो आपको शदीद दर्द बाजुओं में भी फील होता है और शोल्डर वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आप मूव भी नहीं कर पाते। ठीक है। और अगर लेग वाले पोर्शन में लंबर पोर्शन अगर डैमेज है तो वहाँ पर जो नर्व्स लेग्स के अंदर जा रही होती हैं वो शदीद पेन करने लगती हैं। ठीक है। फिर नमनेस और टिंगलिंग वगैरह की फीलिंग, यानी बाजू आपका सुन हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद और बिन बनाहट सी फील होती है, ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और फिर वीकनेस, मसल वीक होना शुरू हो जाता है अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे। उसकी मेन वजह ये होती है कि लेट से ये बाजू में नर्व जा रही है, ठीक है, और ये पेन करने लग गया तो अब आप इस बाजू को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बाजू को मूव करते हैं तो दर्द हो रही है। ठीक है। शोल्डर वाले रीजन से लेकर आगे तक शोल्डर ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, आप इस बाजू को यूज़ कम करेंगे। सो जब भी आप बाजू को कम यूज़ करेंगे मसल कम यूज़ होगा, जिससे वीकनेस आती जाती है। तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर काजेज़ और रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसकी मेन काज एक तो एज रिलेटेड है, यानी जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं आपकी उम्र बढ़ती जाती है, सो ये जो फाइब्रोकार्टिलेज है ये डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसकी रिपेयरिंग बहुत स्लो होती जाती है। सो इसकी वजह से ये नाजुक हो जाता है, सो इसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डेफिनेटली लंबर पोर्शन में आपको आपकी इस वर्टेब्रल डिस्क के ऊपर प्रेशर या ज़ोर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर ऑक्यूपेशन, यानी आप काम क्या करते हैं, अगर हैवी काम करते हैं डेली की बेसिस पे तो वर्टेब्रल कॉलम जो है वो वर्टेब्रल डिस्क वो वीक हो सकती है। फिर स्मोकिंग इसमें बड़ा इफेक्ट डालती है। फिर इंजरी, सडन इंजरी हो सकती है, यानी अचानक से कोई बहुत ज़्यादा शॉक लगा है और ये डिस्क रप्चर होगी, इस वजह से भी वर्टेब्रल हर्निएटेड डिस्क आपको देखने को मिलेगी। फिर जेनेटिक्स, कुछ लोगों की जेनेटिक्स ही ऐसी होती है, वो उनकी वर्टेब्रल डिस्क इतनी मजबूत नहीं होती और उन्हें ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग लगी रहती है। फिर अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी, आप हर वक्त मतलब ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे होते, सो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्टेब्रल डिस्क होती है वो नाजुक होती है। सो अचानक कोई हैवी काम कर लिया आपने तो आपकी वर्टेब्रल डिस्क जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे अगर आप ड्राइवर हैं, लॉन्ग टाइम आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप बैठे हुए हैं तो आपकी लंबर पोर्शन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है सारा दिन, तो इससे वर्टेब्रल डिस्क जो होती है वो डैमेज हो सकती है या नाजुक होती जाती है वक्त के साथ। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या आती हैं कि बाज़ औक़ात वैसे तो यूजुअली जो डिस्क डैमेज होती है वो रिपेयर हो जाती है कुछ अरसे के अंदर, लेकिन अगर उसके सिम्टम्स मज़ीद वर्स होते जाते हैं, उसकी वजह यह है कि आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं वो नहीं की, दवाइयाँ वगैरह नहीं ली, तो सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। और अगर सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो गए तो फिर क्या होता है, लेट्स से यहाँ पर ये पोर्शन फट गया, ठीक है, और इस नर्व को कम्प्लीटली डैमेज कर लिया, ठीक है, और ये नर्व जा रही थी आपके टांगों में और आपके ब्लैडर वगैरह और बाउल मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही थी। सो ये नर्व पूरे तरीके से जब डैमेज हो जाएगी तो ब्लैडर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, बाउल मूवमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है। प्रिवेंशन, हम इस डिज़ीज़ से बच कैसे सकते हैं, उसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज का बहुत रोल है। ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर पोस्चर्स बनाकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी वर्टेब्रल डिस्क वगैरह, यानी जो पूरी वर्टेब्रल कॉलम है वो ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है। सो ये डिस्क भी ज़्यादा मजबूत होगी, जिसकी वजह से ये डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। फिर आप पोस्चर्स अपना अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं डेफिनेटली एक्सरसाइज के अंदर, और बैठने में आप सीधे तरीके से बैठते हैं और ज़्यादा वज़न नहीं डालते अपनी वर्टेब्रल डिस्क पर, तो ये डिज़ीज़ नहीं लगती, ये कंडीशन पैदा नहीं होती। फिर अगर आपका वेट कम है तो डेफिनेटली वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर, वर्टेब्रल डिस्क के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, ज़ोर कम पड़ेगा, आप इस कंडीशन से बच पाएंगे। और स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान है, हर किस्म की बीमारी में ये अपना रोल प्ले कर रही होती है, सो आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ती है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल डिस्क खुद ही रिपेयर हो जाती है कुछ अरसे में, लेकिन अगर वो नहीं होती और कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज में आप चले जाते हैं तो उसमें एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रो डिस्क एक्टोमी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो डिस्क का पोर्शन डैमेज होता है उसे काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपकी डिस्क ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है, जिसमें ये पूरी डिस्क रिमूव कर दी जाती है और इस पर इसकी जगह एक आर्टिफिशियल डिस्क प्लेस कर दी जाती है, ठीक है। और नॉर्मल केसेस में मैंने आपको बताया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रेस्ट वगैरह अगर आप प्रॉपर करते हैं तो डिस्क रिपेयर हो जाती है। सो आपको कोशिश करनी है कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं जाना, क्योंकि उसमें फिर ये वाले ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।